युवराज के सवाल को सुनकर सुभ्रा के चेहरे की वो मासूमियत और घबराहट गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। कुछ ही पलों में सुभ्रा के आंखों की पुतलियां सफेद हो जाती हैं। सुभ्रा को इस तरह से देखकर निशा, सुहानी और विवेक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती। ये सोचकर ही उन तीनों के दिल की धड़कन बढ़ रही थी कि जिस साय को वो इतने टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो इतने दिनों से उन्हीं के साथ रह रही थी। सुभ्रा को देखकर निशा डर से विवेक का हाथ थाम लेती। यशवंत के चेहरे पर इस वक्त सिर्फ डर था, उन्हें कोई हैरानी नहीं हो रही थी। उन्हें देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो पहले से ही सुभ्रा की सारी सच्चाई जानते थे। सुभ्रा युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर युवराज गुस्से में फिर से कहता है, मैंने पूछा पद्मिनी कहाँ है? सुभ्रा डेविल स्माइल के साथ एक भयानक आवाज में कहती है, पद्मिनी वहां पहुंच गई जहां से कोई लौट कर नहीं आता। उसे उस कुएं ने अपने अंदर खींच लिया। ये कहते हुए सुभ्रा का पूरा शरीर काले धुएं में बदल जाता है और वो युवराज की पकड़ से छूट जाती है। वो उसी काले साये में बदलकर बड़ी तेजी से वहां से चली जाती है। सुभ्रा का जवाब सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए थे और सबसे ज्यादा हैरान यशवंत दीवान थे। सुभ्रा के जाते ही युवराज उस कमरे के बेड पर बैठ जाता है। वो इस वक्त बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। निशा, विवेक और सुहानी भी जैसे सदमे में चले गए थे। उस पूरे कमरे में खामोशी छाई हुई थी। उस खामोशी को तोड़कर निशा घबराते हुए कहती है, क्या पद्मिनी अब जिंदा नहीं है? निशा की बात खत्म होते ही यशवंत बौखलाहट के साथ कहते, नहीं, पद्मिनी नहीं मर सकती, उसे कोई नहीं मार सकता। सुहानी यशवंत को देखते हुए कहते, लेकिन आप ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? यशवंत कहते हैं, क्योंकि मैं उसकी ताकत को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसे मारने की ताकत किसी में भी नहीं है। सुहानी कहते, लेकिन सुभ्रा, मेरा मतलब है मृदुला ने तो यही कहा था कि पद्मिनी को विसिंग बेल ने खींच लिया। यशवंत कहते हैं, पद्मिनी को उसकी मर्जी के बिना कोई कहीं लेकर नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो। विवेक यशवंत की बात को काटते हुए कहता, नहीं अंकल, ऐसा हो सकता है। विवेक की बात को सुनकर यशवंत क्यूरियस होकर विवेक को देखने लगता है। युवराज अभी भी कुछ सोचते हुए बेड पर बैठा हुआ था। विवेक की बात सुनकर उसकी नजर भी विवेक पर चली जाती। विवेक आगे कहता है, बाबा ने कहा था कि उस कुएं में काली शक्ति का एक स्रोत है, तो इसका मतलब जो सुभ्रा ने कहा वो हो सकता है। विवेक की बात को सुनकर यशवंत के चेहरे का रंग उड़ जाता। वो पास रखे एक चेयर पर बैठ जाते हैं। सुहानी यशवंत के पास आकर कहती है, अंकल, पद्मिनी सिंघानिया कौन है और आप उसे कैसे जानते हैं? सुहानी का सवाल सुनकर यशवंत युवराज की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन युवराज यशवंत से अपनी नजरें फेर लेता है। यशवंत कहते हैं, पद्मिनी कौन है और कहां से आई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उससे आज कई साल पहले मिला था, तो युवराज को वो ढूंढते हुए मेरे पास आई थी। ये कहते हुए यशवंत सुहानी के चेहरे को देखता है, जो सवालिया नजरों से यशवंत को ही देख रही थी। यशवंत एक गहरी सांस लेकर अपनी बात शुरू करते हैं, मेरे एक गलत फैसले की वजह से मेरे बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे आज भी अफसोस है कि क्यों उस रात मैं युवराज को उस मनहूस कुएं के पास लेकर गया। उस रात के बाद से युवराज की जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। मेरे छोटे से बच्चे के साथ हर वक्त मृदुला की आत्मा उस साय के रूप में रहती थी। युवराज रोता था, चीखता था, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। फिर मैं भैरवनाथ से मिला, लेकिन वो भी मेरी कोई मदद नहीं कर पाया। युवराज ने इन सब से तंग आकर अपनी जान लेने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसने इसे मरने भी नहीं दिया। ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां मैंने युवराज के लिए मदद ना मांगी हो। एक दिन मैं अपनी कार ड्राइव करते हुए ऑफिस जा रहा था, तो मुझे रास्ते में एक औरत मिली। उसके पास आते ही मेरी कार अपने आप रुक गई। उसे देखते ही मुझे समझ आ गया कि मेरी कार किसी खराबी की वजह से नहीं रुकी है। मैं कार से निकलकर पद्मिनी की तरफ आगे बढ़ चला। मेरे पास आते ही उसने मुझसे कहा कि मैं युवराज के पास लेकर जाऊं। मैं तो बस किसी भी तरह से युवराज को बचाना चाहता था। मैं पद्मिनी को युवराज के पास लेकर चला गया। पहले हर वक्त वो साया युवराज के साथ होता था, लेकिन उस दिन जैसे ही पद्मिनी युवराज के पास गई, वो साया वहां से चला गया। उसी दिन से पद्मिनी ने कोई क्रिया की थी जिससे वो साया युवराज के साथ नहीं रह पाता था। इसके बाद मैंने पद्मिनी को इस शहर में एक पहचान दी। मुझे तो उसका असली नाम भी नहीं पता था, लेकिन उसने हमेशा हमें बचाया था। पता नहीं क्यों, लेकिन पद्मिनी हर वक्त युवराज पर नजर रखना चाहती थी और वो किसी को भी युवराज के करीब नहीं आने देना चाहती थी। उसने मुझसे एक बार कहा था कि वो यहाँ किसी मकसद से आई है और युवराज ही उसके उस मकसद को पूरा कर सकता है।
इसके आगे यशवंत युवराज को देखते हुए कहते हैं, युवराज पद्मिनी से नफरत करता है क्योंकि उसे लगता है कि पद्मिनी उसे सबसे इसीलिए बचा रही है क्योंकि अंत में वो भी युवराज की शक्तियां लेना चाहती है। हो सकता है कि युवराज सही हो, लेकिन अब तक का सच ये है कि उसने हमेशा हमारी मदद की है और मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी भी जिंदा है। यशवंत की बात को सुनकर सुहानी उनसे कहती, क्या पद्मिनी ने आपको कभी नहीं बताया कि वो कौन है और किस मकसद से आई है? यशवंत नाम में अपना सर हिला देते हैं। सुहानी अपना अगला सवाल करती, अंकल ऐसी क्या बात थी कि आपने युवराज सर को इतनी कम उम्र में उस तांत्रिक को सौंप दिया? युवराज अब तक यशवंत की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। सुहानी का सवाल सुनकर युवराज की नजरें यशवंत पर आकर रुक गई। युवराज भी सुहानी के इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। सुहानी के सवाल को सुनकर यशवंत काफी नर्वस हो जाते हैं और वो फौरन उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। यशवंत के जाने के बाद विवेक निशा का हाथ पकड़कर उसे भी वहां से ले जाता है। युवराज का चेहरा तो इस वक्त बिल्कुल शांत था, लेकिन विवेक उसकी आंखों में उसकी बेचैनी देख पा रहा था। निशा और विवेक के जाने के बाद सुहानी युवराज की तरफ बढ़ती है, जो शांति से बेड पर बैठा था और कुछ सोच रहा था। सुहानी युवराज के पास जाकर बैठ जाती है, उसके हाथ में अपना हाथ डालते उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। युवराज भी अपने दोनों हाथों से सुहानी का हाथ थामते हुए उसके सर पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा करते ही युवराज के मन को बहुत सुकून मिलता है। वो सुहानी ही है जो किसी भी कंडीशन में युवराज को शांत कर सकती है और युवराज ये बात बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन सुहानी नहीं जानती कि युवराज इस वक्त किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। वो कब से अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी दबाने की कोशिश कर रहा है और उसे खुद नहीं पता कि इसे वो कब तक दबा पाएगा। कुछ देर इसी तरह बैठे रहने के बाद सुहानी युवराज को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद भी युवराज अपने बेड पर बैठे हुए कहीं खोया रहता है। सुहानी उसे देखकर समझ नहीं पा रही थी कि युवराज को आखिर हुआ क्या है। इससे पहले उसने कभी युवराज को इस तरह से लॉस्ट नहीं देखा था। सुहानी युवराज का खाना बेडरूम में ही मंगा लेती है, लेकिन युवराज कुछ भी खाने का मन नहीं करता। सुहानी जीत करके युवराज को अपने हाथों से खाना खिलाती है, लेकिन फिर भी युवराज थोड़ा सा ही खाना खाता है। इसके बाद युवराज शावर लेने के लिए वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर शावर लेने के बाद युवराज वॉशरूम से बाहर आता है। सुहानी बेड पर बैठी युवराज के बारे में ही सोच रही थी। युवराज वॉशरूम से बाहर 2-3 कदम ही चलता है, फिर उसे जैसे कुछ याद आता है। वो अपने कमरे में रखा एक फ्लावर वॉश उठाकर गुस्से में उसे जोर से नीचे पटक देता है और वो वॉश पूरी तरह से टूट जाता है। वॉश के टूटने की आवाज को सुनकर सुहानी की नजर युवराज पर जाती है। सुहानी देखती है कि युवराज अभी बहुत गुस्से में है। इसके बाद वो एक के बाद एक करके अपने कमरे के सारे सामान को नीचे पटक कर तोड़ने लगता है। उसका चेहरा गुस्से से पूरी तरह से लाल हो चुका था। धीरे धीरे उसकी आंखों की पुतलियां भी अब लाल होने लगती। ये सब देखकर सुहानी बहुत ज्यादा डर जाती। आज पहली बार युवराज को सामने खड़ी सुहानी की भी फिक्र नहीं हो रही थी। वो लगातार कमरे के सामान को गुस्से में तोड़ते जा रहा था। कुछ ही देर में कमरे में रखे सारे कांच के सामान अपने आप टूटकर इधर उधर बिखरने लगते हैं। कमरे की छोटी छोटी चीजें भी नीचे गिरने लगती है। युवराज को इस वक्त किसी चीज का होश नहीं था। अगर उसका बस चलता तो वो इस हद तक गुस्से में था कि एक ही पल में सब कुछ खत्म कर सकता था। सुहानी समझ गई थी कि ये सब युवराज के गुस्से की वजह से ही हो रहा है। उसे अभी खुद से ज्यादा युवराज की फिक्र हो रही थी। युवराज अभी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी लाल आंखें और ये पागलपन। अगर वहाँ सुहानी की जगह कोई और होता तो डर से उस कमरे तो क्या उस घर को ही हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता। सुहानी कुछ सोचकर युवराज के पास चली जाती। जैसे ही वो अपने हाथ से कमरे का एक और सामान नीचे पटकता है, सुहानी उसे जाकर कसकर गले से लगा लेती है। लेकिन इस बार युवराज का गुस्सा इससे भी कम नहीं होता। वो सुहानी को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सुहानी भी युवराज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने दोनों हाथों से युवराज को कसकर पकड़ लेती है। धीरे धीरे युवराज सुहानी को खुद से दूर करने की कोशिशें कम कर देता है और कुछ देर में बिल्कुल शांत होकर सुहानी को कसकर गले लगा लेता है। ऐसा करते ही युवराज की आंखों में आंसू आने लगते हैं। सुहानी को अपने गर्दन के पास कुछ नमी महसूस होती है और उसे समझ आ जाता है कि नमी और कुछ नहीं युवराज के आंसू है। कुछ ही देर में युवराज सुहानी को गले लगाए हुए फूट फूट कर रोने लगता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी हैरान रह जाती है और उससे भी ज्यादा सुहानी को उसकी फिक्र होने लगती है। सुहानी ने कभी युवराज को इस तरह से रोते हुए नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज युवराज के इस हालत की क्या वजह हो सकती है।
पद्मिनी या समायरा तो इसकी वजह नहीं हो सकते थे। युवराज काफी समय तक सुहानी को अपनी बाहों में लिए हुए बस रोता रहता है। सुहानी बस युवराज की पीठ को सहलाने लगती। वो युवराज को शांत कराने की कोशिश नहीं करती। वो चाहती थी कि युवराज के मन का बोझ पूरी तरह से हल्का हो जाए। काफी देर तक इसी तरह से रोने के बाद युवराज खुद को संभालता है और युवराज सुहानी से अलग हो जाता है। अब युवराज की नजर अपने कमरे पर जाती है जो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। ये देखकर युवराज को काफी गिल्टी फील होने लगता है। वो समझ जाता है कि उसकी इस हरकत से सुहानी कितना ज्यादा डर गई होगी। युवराज सुहानी से माफी मांगने के लिए कुछ कहने ही वाला होता है, तभी सुहानी उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए उसे बेड के पास ले जाती है। सुहानी युवराज को बेड पर लिटाते हुए खुद उसे कसकर पकड़कर सो जाती है। आज सुहानी ने उन दोनों के बीच कोई पिलो नहीं रखा था। युवराज सुहानी को अपनी बाहों में लेकर गहरी नींद में सो जाता है। युवराज अब तक सो चुका था, लेकिन सुहानी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में बस यही सवाल चल रहा था कि आखिर कौन सी बात है जो युवराज को इस हद तक परेशान कर रही है। कुछ घंटों के बाद सुहानी की भी आंख लग जाती है। सुबह के 6 बजे थे। हर दिन से अलग युवराज अब तक सोया हुआ था, लेकिन यशवंत जॉगिंग के लिए घर से बाहर निकल रहे थे। विवेक अपने कमरे की खिड़की से उन्हें घर से बाहर जाते हुए देखता है। यशवंत के बाहर जाते ही विवेक अपने कमरे से बाहर निकल जाता और दबे पांव यशवंत के कमरे में चला जाता है। विवेक उनके कमरे में जाकर कुछ ढूंढने लगता है। सबसे पहले वो ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर उनके कॉम्ब को चेक करता है, फिर उसे वहीं पर रख देता है। इसके बाद विवेक यशवंत के बेड के पास जाता है और उनके पिलो पर लगे उनके कुछ बाल उठा लेता है और गौर से देखने लगता है। विवेक वो बाल लेकर यशवंत के कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद युवराज नींद से जागता है। आंखें खोलते ही उसकी नजर उसकी बाहों में सोई हुई सुहानी पर जाती, जो बड़े आराम से सो रही थी। युवराज सुहानी के करीब जाकर उसके माथे पर किस करता है और फिर उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे कल फिर से सुहानी ने युवराज को संभाल लिया था। अब युवराज खुद के कंट्रोल से बाहर हो चुका था। युवराज को अभी सुहानी पर और भी प्यार आ रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि चाहे जो भी हो जाए, उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो कभी किसी भी कंडीशन में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ देर सुहानी को निहारने के बाद युवराज बेड से उठ जाता है और अपना फोन चेक करता है। उसके फोन पर समायरा की हेल्थ अपडेट आ चुकी होती है। उसे देखकर युवराज अर्नब को कॉल करता है। अर्नब फोन उठाकर कहता है, हेलो। युवराज कहता है, एसपी सिंह, समायरा अब कैसी है? अर्नब कहता है, अभी भी बेहोश है। युवराज कहता है, अच्छा। अर्नब कहता, मिस्टर युवराज, एनी प्रॉब्लम? युवराज सीरियस होकर कहता है, एसपी सिंह, आई नीड योर हेल्प। अर्नब से बात करने के बाद युवराज अपनी बालकनी पर खड़े होकर कुछ सोचने लगता है। तभी सुहानी की नींद खुल जाती। आंखें खोलते ही सुहानी देखती है कि बेड पर युवराज नहीं है। ये देखते ही उसे कल रात की युवराज की हालत याद आ जाती है और उठकर पूरे कमरे में युवराज को ढूंढने लगती है। तभी सुहानी की नजर युवराज पर पड़ती है, जो बालकनी पर खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहा था। उसे देखते हुए सुहानी बेड के नीचे उतरकर भागते युवराज के पास जाती है, उसके सीने से लग जाती है। युवराज को हक करते ही सुहानी बिल्कुल शांत हो जाती है। युवराज भी सुहानी को अपनी बाहों में ले लेता है। वो समझ जाता है कि सुहानी अभी उसके लिए बहुत परेशान है। सुहानी युवराज से कहती, आप ठीक हो? युवराज धीरे से कहता, हाँ। सुहानी युवराज से अलग होकर उसकी तरफ देखते हुए कहती, कोई प्रॉब्लम है? युवराज सुहानी को अपने पास खींचते हुए कहता है, नहीं तो। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी खामोशी से युवराज को देखने लगती है। युवराज सुहानी की आंखों में उदासी साफ देख पा रहा था। ये देखते हुए युवराज कहता, क्या हुआ? सुहानी मासूमियत से युवराज से कहती है, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं बताते ना क्योंकि मैं समायरा की तरह आपकी हेल्प नहीं कर सकती। युवराज सुहानी को अपने और करीब लाते हुए कहता है, तुमसे ऐसा किसने कहा कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे बिना हमारा कोई प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है? सुहानी कुछ सोचते हुए ना में अपना सर हिला देती है। युवराज आगे कहता, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? सुहानी कहते, लेकिन आप मुझे सारी बातें क्यों नहीं बताते? आपने पद्मिनी की बात भी मुझसे छुपाई। युवराज सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो फिर से सुहानी को हक कर लेता है। सुहानी को अपनी बाहों में लिए हुए युवराज खुद से कहता, मैं तुम्हें सारी बातें इसलिए नहीं बताता क्योंकि मुझे पता है कि सब कुछ जानकर तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दोगी और वो मैं होने नहीं दे सकता। युवराज यही सोच रहा होता तभी सुहानी के मुंह से हल्की आवाज आती है, आह। युवराज कहता, क्या हुआ? सुहानी दर्द भरी आवाज में कहती, पता नहीं क्यों पाँव में अब दर्द हो रहा है। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज उसके पाँव की तरफ देखता है। सुहानी के दोनों पाँव के नीचे खून फैला हुआ होता है। ये देखकर युवराज को समझ नहीं आता कि सुहानी को चोट कैसे लगी।
तभी उसकी नज़र कमरे के फ्लोर पर जाती है जहाँ जगह जगह टूटे हुए कांच बिखरे पड़े थे और सुहानी ने अपने पैरों में कुछ नहीं पहन रखा था। वो युवराज के लिए इतना ज़्यादा परेशान थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि बालकोनी तक जाते हुए उसके पैर में कुछ कांच के टुकड़े लग गए थे। ये सब देखकर युवराज सुहानी को अपनी गोद में उठाकर बेड के पास ले जाता है। युवराज सुहानी को बेड पर बैठाता है, उसके सामने बैठकर उसके पाँव पर लगे कांच को निकालने लगता है। जैसे जैसे युवराज सुहानी के पाँव में लगा पहला कांच निकालता है, सुहानी लगभग रोते हुए कहती, युवराज सर आप ये क्या कर रहे हैं, आराम से निकालिए, बहुत तेज दर्द हो रहा है। युवराज सुहानी को डांटते हुए कहता, चुपचाप बैठी रहो स्टूपिड गर्ल, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि नीचे टूटे हुए कांच हैं? बिना स्लीपर के फ्लोर पर चलने की क्या जरूरत थी? कितने सारे कांच पैर में लग गए हैं और कुछ अंदर जाकर टूट भी गए हैं। युवराज की डांट को सुनकर सुहानी बिल्कुल शांत हो जाती है। युवराज सुहानी को डांट तो रहा था, लेकिन उसे पता था कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। युवराज सुहानी के पाँव से कुछ कांच के टुकड़े निकाल देता है, लेकिन कुछ कांच उसके पाँव के अंदर जाकर टूट चुके थे। उन्हें देखकर युवराज सुहानी से कहता है, अब थोड़ा दर्द होगा, ओके? सुहानी दर्द भरे एक्सप्रेशन से हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज फिर से सुहानी का पाँव अपने एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ की एक उंगली के ऊपर कांच के ऊपर रख देता और जो कांच सुहानी के पैर के अंदर जाकर टूट गई थी। युवराज एक नज़र सुहानी को देखता है और फिर अपनी उंगली पीछे ले लेता है। युवराज के ऐसा करने पर वो कांच का टुकड़ा बाहर आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज की उंगली चुंबक हो और वो कांच का टुकड़ा लोहा। युवराज के ऐसा करते ही दर्द से सुहानी की चीख निकल जाती। युवराज को भी सुहानी को दर्द में देखकर तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके लिए ये करना जरूर था। वो कांच का टुकड़ा निकालकर युवराज अपना हाथ सुहानी की उस चोट पर रख देता है और कुछ ही पल में अपना वो हाथ हटा देता है। युवराज के हाथ हटाने पर हमेशा की तरह सुहानी की चोट बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। अब सुहानी के पाँव में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। युवराज अपनी जगह से उठता है और अपने आसपास कुछ ढूंढने लगता है। वो सुहानी के स्लीपर्स उसके पैरों के नीचे रखते हुए कहता, इसे पहनो और अपने रूम में जाकर रेडी हो जाओ, हमें समायरा के पास जाना है। सुहानी वहां से उठकर कहती, युवराज सर क्या हम पद्मिनी को नहीं ढूंढेंगे? युवराज कहता, तुम्हें याद नहीं मैंने कल रात क्या कहा था? पद्मिनी को किसी की जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, वो जहां भी होगी खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। हमें अब उस आखिरी कलश की अस्थियों को डिस्ट्रॉय करना है, ओके? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है और कमरे से बाहर की तरफ जाने लगती है। सुहानी जब युवराज के कमरे का दरवाजा खोलती है तो बाहर विवेक खड़ा होता है। विवेक युवराज को देखकर कहता, युवराज सर आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। युवराज कहता, ठीक है मैं आता हूँ। कुछ देर के बाद युवराज निशा और सुहानी के कमरे में आ जाता। वहाँ निशा, सुहानी और विवेक पहले से बैठे हुए थे। युवराज की नज़र विवेक के हाथ पर पड़ती। उसके हाथ में एक कटार था। विवेक उसे युवराज की तरफ बढ़ाते हुए कहता, युवराज सर ये बाबा ने दिया है और कहा है जब हमें कुछ समझ ना आए तब हम इसका इस्तेमाल करें। युवराज विवेक के हाथ से वो कटार लेकर उसको गौर से देखने लगता है। विवेक की बात सुनते ही युवराज समझ गया था कि बाबा ने वो कटार भैरवनाथ के लिए दिया था। युवराज जानता था कि भैरवनाथ ने मृत्युंजय साधना सिद्ध किया है और उसे सिर्फ उसके गुरु मार सकते हैं। उस कटार में बाबा का एक अंश था जो भैरवनाथ को मारने के साथ साथ आगे सुहानी के बहुत काम आने वाला था। युवराज वो कटार अपने पास रखकर सुहानी से कहता, अब चलें। सुहानी अपना सर हिला देती और निशा और विवेक को बाय कहते हुए वहां से चली जाती है। सुबह के 8 बजे थे। समायरा की कंडीशन अब स्टेबल थी। उसे आईसीयू के एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अर्नब पूरी रात नहीं सोया था। वो बस समायरा के जागने का इंतजार कर रहा था। तभी समायरा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। आंखें खोलते ही समायरा अपने सामने अर्नब को देखती। अर्नब को देखते ही समायरा समझ जाती है कि वो पूरी रात सोया नहीं है। तभी उसे एहसास होता है कि अर्नब ने उसका हाथ थमा हुआ है। समायरा को फिर से वही अजीब सी फीलिंग होने लगती है जो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इसलिए समायरा अपना हाथ अर्नब के हाथ से हटा देती है। समायरा के ऐसा करने पर अर्नब का चेहरा उतर जाता। उसे लगता है जैसे समायरा को उसका छूना अच्छा नहीं लगा। अर्नब समायरा से कहता है, अब बेटर फील कर रही हो? समायरा कहती, हाँ। अर्नब फौरन अगला सवाल करता है, तुम्हारे साथ ये किसने किया? अर्नब के इस सवाल से समायरा को उस रात की एक एक बात याद आने लगती। वो अपनी नज़र अर्नब से हटा लेती और सामने देखते हुए उस पल के बारे में सोचने लगती जब उस पर अटैक हुआ था। अर्नब समझ जाता है कि समायरा उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती। अर्नब ने कभी समायरा पर किसी भी बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस बार फिर से समायरा पर अटैक हुआ था। इसलिए अर्नब अब शांत रहने वाला नहीं था। अर्नब गुस्से में समायरा से कहता, समायरा मैं कुछ पूछ रहा हूँ और मुझे इस बारे में मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे।
समायरा को आज अर्नब को इस तरह से जिद करते देख थोड़ी हैरानी होती है। समायरा अर्नब को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अर्नब जितना इन सब के बारे में जानेगा उतना ही उसके लिए खतरा बढ़ता जाएगा। अर्नब के कई बार कहने पर भी समायरा उससे कुछ नहीं कहती। कुछ ही देर में युवराज सुहानी के साथ वहां पहुंच जाता है। युवराज देखता है कि समायरा बेड पर टेक कर बैठी और अर्नब उसके पास चेयर पर बैठा है। युवराज बेड के दूसरी तरफ एक चेयर पर बैठ जाता है और सुहानी उसके पास ही खड़ी रहती है। युवराज को देखकर अर्नब का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। युवराज समायरा के पास बैठते ही कहता है, अब कैसा लग रहा है? समायरा कुछ नहीं कहती, बस हाँ में अपना सर हिला देती है। समायरा को देखकर युवराज समझ जाता है कि वो ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे किसी बाहरी हथियार से नहीं बल्कि किसी और तरीके से घायल किया गया था। युवराज अपना हाथ बढ़ाते हुए समायरा का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लेता है। युवराज के ऐसा करने पर अर्नब गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। सुहानी समझ रही थी कि युवराज क्या कर रहा है, लेकिन अर्नब नहीं। युवराज के हाथ पकड़ते ही समायरा अपना हाथ उसे छुड़ाने वाली होती, तभी उसे एहसास होता है कि उसका दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। ये देखकर समायरा युवराज को हैरानी से देखने लगती है और अपना हाथ उससे अलग नहीं करती। अब अर्नब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके वहां बैठा रहता है। जब समायरा को बेहतर लगने लगता है तो उसे कुछ याद आता है और वो युवराज के हाथ को पलटकर उसकी कलाई के निशान को देखने लगती। वो निशान अब और फीका हो गया था। फिर से समायरा युवराज को देखने लगती है। युवराज भी कुछ नहीं कहता, बस हाँ में अपना सर हिला देता है। समायरा समझ जाती है कि दूसरे कलश की अस्थियां भी अब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। युवराज समायरा की आंखों में देखते हुए कहता है, किसने किया ये सब? समायरा फिर से कोई जवाब नहीं देती। युवराज अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए फिर से कहता, समायरा किसने किया ये सब? युवराज के फिर से सवाल करने पर समायरा सुहानी और अर्नब को देखने लगती। अब अर्नब के सहने की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। उसे समझ आ रहा था कि समायरा युवराज को बताना चाहती है कि उस पर अटैक किसने किया। अर्नब फौरन गुस्से में अपनी चेयर से उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। अर्नब को ऐसे जाते देखकर युवराज समझ जाता है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अर्नब के पीछे सुहानी भी वहां से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद युवराज सवालिया नजरों से समायरा को देखने लगता है। समायरा युवराज से कहती है वो वापस आ चुकी है। युवराज कहता कौन? समायरा युवराज को उस रात के बारे में बताने लगती है। उस रात समायरा पुराने रोड की तरफ जा रही थी। रात हो चुकी थी, इसलिए सड़क बिल्कुल सुनसान थी। समायरा बिना किसी डर के उस सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे पीछे एक एक आवाज सुनाई देती है, समायरा इतनी रात को कहाँ जा रही हो? युवराज के पास। इस आवाज को सुनकर समायरा पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि उसके सामने सिद्धार्थ खड़ा था। सिद्धार्थ समायरा की तरफ बढ़ते हुए कहता, बेबी तुम समझती क्यों नहीं? युवराज की पहले से एक गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। समायरा इस वक्त सिद्धार्थ से उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगती। तभी सिद्धार्थ समायरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही समायरा उसका हाथ अपनी तरफ खींचकर उसे पीठ के बल जमीन पर पटक देती है और उससे कहती है, दोबारा ये गलती कभी मत करना। ये कहते हुए समायरा वहां से जाने लगती है। सिद्धार्थ को समायरा के इस मूव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो फौरन अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो जाता और गुस्से से कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है समायरा? मैं जिसे तुमसे मिलाने लाया हूँ उससे मिलकर तो जाओ। समायरा सिद्धार्थ के बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। उसे जल्द से जल्द विशिंग बेल के पास पहुंचना था। समायरा तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती, समायरा। ये आवाज सुनते ही समायरा के कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं। समायरा के रुकते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। समायरा जैसे अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसके दिमाग में वही सीन फिर से चलने लगा था जब बचपन में वो रक्षा के साथ बैठे हुए एक क्रिया कर रही थी और उसके ही उम्र की एक लड़की ने अपने नाखूनों से उस खरगोश का पेट फाड़ दिया था। समायरा यही सब सोच रही थी, तभी उसे अपने पीछे से फिर से वही भयानक आवाज सुनाई देती, समायरा। इस बार ये आवाज गुस्से से भरी हुई थी। समायरा एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। उसने अपने शरीर पर बाघ की खाल से बना पुराना कपड़ा पहन रखा था। उसके लंबे लंबे नाखून पूरे काले हो चुके थे। उसके बाल बिखरे हुए थे। समायरा के सामने खड़ी लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अघोरी अगर लड़की होता तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता। समायरा एकटक उसी लड़की को देख रही थी। समायरा के चेहरे पर अभी भी डर का कोई भाव नहीं था। वो एक नजर सिद्धार्थ को गुस्से से देखती जो पास खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। वो लड़की अपनी भयानक आवाज में कहती है,
रक्षा को हमेशा से ही ये लगता था कि तू मुझसे ज्यादा काबिल है, चल आज देख लेते हैं। ये कहते हुए वो लड़की अपना एक हाथ आगे बढ़ा देती है और एक ही पल में समायरा के पास खड़ा एक पेड़ समायरा पर बहुत तेजी से गिरने लगता है। इससे पहले कि वो पेड़ समायरा पर गिर पाता, समायरा दोनों तेजी से वहां से हट जाती है। समायरा गुस्से में उस लड़की से कहती है, अभी नहीं। वो लड़की हंसते हुए कहती है, इतने साल से इंतजार किया है, अब और नहीं। अगर आप मेरी कहानियों को पसंद कर रहे हैं और यहाँ तक सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि रहस्य और रोमांच से ये कहानी पूरी तरह से फुलफिल होने वाली है। और कमेंट करके भी बताएं कि ये कहानी आपको कैसे लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।